सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज इस सेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से अप्रोच की जाए प्रीलिम्स 2022 के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी ने अब अपनी डेट्स बता दी हैं कि वो नेक्स्ट ईयर कब लेगा वो पेपर 5 या 6 जून के आसपास है पेपर नेक्स्ट ईयर 2022 में। आप ये देख लीजिएगा, डेट इन्हीं में से एक है। तो ज़रूरी हो जाता है कि एज अ फ्रेशर हम तैयारी शुरू करें प्रीलिम्स से संबंधित। देखिए, इससे पहले मैं ये बताऊं कि कैसे इस एग्ज़ामिनेशन को अप्रोच करना है प्रीलिम्स के लिए, कैसे एज अ फ्रेशर आप तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीलिम्स आखिरकार है क्या, किस तरीके का पेपर है ये। क्योंकि जब मैं संभवम के लिए इंटरव्यूज़ दे रहा था तो मैंने ये देखा था कि कई बच्चों को यही नहीं पता है, कई एस्पिरेंट्स को यही नहीं पता कि प्रीलिम्स पेपर में क्या चीज़ें आती हैं या पेपर है किस प्रकार का प्रीलिम्स। तो पहले ये समझ लीजिए पेपर क्या है। देखिए, दो पेपर होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके, और दोनों एक ही दिन होंगे। दोनों 2-2 घंटे के पेपर हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2-2 घंटे के दोनों पेपर हैं और एक ही दिन में होंगे। जनरली ये 9:30 to 11:30 होता है। ये फर्स्ट हाफ में होगा आपका पेपर, और ये होता है 2:30 to 4:30। हो सकता है बाद में यूपीएससी कभी टाइम चेंज कर दे, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जनरली इनके टाइमिंग्स होते हैं 9:30 to 11:30 और 2:30 to 4:30। दोनों एक ही दिन में आपको पेपर देने पड़ेंगे। दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, लेकिन दोनों में क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चंस के नंबर भी डिफर करते हैं। जैसे कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ कंप्राइज करता है आपका। यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखिए, जनरल नॉलेज नहीं है, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। और जो पेपर 2 है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। तो देखिए, पेपर 2 अब क्वालिफाइंग हो गया है। फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स पेपर 2 को यूपीएससी ने क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है, और पेपर 1 ही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। तो पेपर 2 के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हैं 67 नंबर के आसपास रहते हैं। आप मान के चलिए कि 70 मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं कुछ भी करके, यदि आपको ये पेपर क्वालिफाई करवाना है पेपर 2 को। और जो पेपर 1 है, यानी कि 70 आउट ऑफ 200, 67 आउट ऑफ 200 या 70 आउट ऑफ 200, आप ये मान के चलिए कि आपको इतना लेकर ही आना है पेपर 2 में, तभी आपका पेपर 1 चेक होगा। और जो कट ऑफ आती है मेंस के लिए वो पेपर 1 से निर्धारित होती है, यानी कि मेंस की कट ऑफ इस पेपर 1 से निर्धारित होगी। ठीक है, तो ये टोटल एक आउटलाइन है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यूपीएससी की, जो स्टेज 1 है। 3 स्टेज होते हैं, आपको पता ही है इस एग्जामिनेशन में, ये स्टेज 1 है। और इस स्टेज को वर्तमान समय में पिछले 2-3 सालों के अंतर्गत यदि देखें तो ये अब टफेस्ट स्टेज हो रहा है बाकी तीनों चरणों के कंपैरिजन में। ये सबसे बड़ा हर्डल बन जाता है कुछ एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि वो इस चीज़ को कभी क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। तो भले ही कितनी भी मेंस की तैयारी कर लीजिए, कितनी भी इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, अगर ये स्टेज क्लियर नहीं हो पा रहा है स्टेज 1, तो सारी तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप काफ़ी सीरियसनेस दें, सीरियसली लें इस पर्टिकुलर स्टेज को। चलिए देखते हैं कि प्रीलिम्स आखिरकार क्या कंप्राइज करता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यूपीएससी की इस एग्जामिनेशन से। सबसे पहले यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन समझते हैं प्रीलिम स्टेज से, फिर एक एस्पिरेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है प्रीलिम से, वो समझेंगे। देखिए, यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है कि आप यदि एस्पिरेंट और आप चाह रहे हैं कि अगले साल आप प्रीलिम्स लिखें, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़कर आइए। वाइड एक्सटेंसिव स्टडी से बोलते हैं। मेंस में जहाँ नैरो इंटेंसिव स्टडी होती है, वहीं प्रीलिम्स में आपको वाइड एक्सटेंसिव स्टडी, यानी कि ऐसा बोला जाता है एवरीथिंग अंडर द सन, यानी कि सूर्य के अंतर्गत, यानी सूर्य के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए एज अ प्रीलिम्स कैंडिडेट। तो यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भले ही थोड़ी थोड़ी किसी भी चीज़ के प्रति नॉलेज रखें, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये होता है वाइड एक्सटेंसिव स्टडी। और दूसरा होता है यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हैं या एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक औसत आंकड़ा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, प्रतिवर्ष लगभग 8 से 9 लाख बच्चे इस फॉर्म को, यूपीएससी के फॉर्म्स को भरते हैं। यूपीएससी के जो सीएससी का फॉर्म आता है उसे कम से कम 8 से 9 लाख बच्चे भरते हैं, और 4.5 से 5 लाख बच्चे ही प्रीलिम्स में बैठते हैं जाकर। ठीक है, उसका आधा, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा उसका आधा जाकर ये एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स देते हैं। इनमें से यूपीएससी को केवल लेना 10,000, कभी कभी ये 12,000 या 15,000 होता है, वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है। एक रफ आंकड़ा है 10,000 के आसपास यूपीएससी बच्चे लेता है
एस्पिरेंट्स लेता है मेंस लिखवाने के लिए। यानी कि जो 4,90,000 एस्पिरेंट्स हैं उन्हें यूपीएससी को एलिमिनेट करना है। तो यूपीएससी ने इसलिए प्रिलिमिनरी स्टेज रखा है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रखा है। तो ये आप समझिए, ये दो एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की। पहला तो आप यदि एस्पिरेंट हैं और चाह रहे हैं कि आप प्रीलिम्स लिखें तो वाइड एक्सटेंसिव स्टडी कर आइए, और दूसरा है यूपीएससी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एलिमिनेट करना है। अब एज एन एस्पिरेंट हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन पहली तो यही है कि यदि मैंने प्रीलिम्स लिखा तो मुझे मेंस देने का ज़रूर मौका मिले। ये फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है हम लोगों की, ठीक है। तो अगर मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ, मुझे मेंस का हॉल टिकट मिलना चाहिए कुछ भी करके। फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस मेरी है, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन मेरी ये होती है। सेकंड एक्सपेक्टेशन एक एस्पिरेंट की ये होती है कि जो उसके मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में, वो कट ऑफ से कम 20 से 30 नंबर ऊपर होने चाहिए। देखिए ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। जब आप ये एग्जामिनेशन देंगे, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन देंगे, यदि आप वर्तमान कट ऑफ से परिचित होंगे, पिछले 2-3 सालों में जो कट ऑफ आ रहे हैं वो अराउंड 95 to 100 के बीच में रहता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 95 to 100 के बीच में इधर उधर फ्लक्चुएट करता है। तो जब यदि एक एस्पिरेंट के रूप में यदि आपने पेपर दिया है और आपके मार्क्स मान लीजिए 98 आ रहे हैं, आपने 3-4 आंसर की से चेक किया है, मिलाया है, और आपके नंबर कहीं ना कहीं 98 के आसपास आ रहे हैं, तो जब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, आप केवल दुविधा में रहेंगे कि आप मेंस लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं इस वर्ष। और जिस तरीके से वर्तमान समय में यूपीएससी टोटल नंबर ऑफ डेज़ दे रहा है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो अराउंड 90 डेज़ है। जैसे अगले वर्ष जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप है वो 100 दिन का गैप है, तो ये 90 से 100 दिन के बीच में यूपीएससी गैप देता है आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। और प्रीलिम्स का नतीजा जब तक आता है कम से कम 30 या 40 दिन हो जाते हैं। तो यदि आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं 95 से 100 के बीच में, तो आप हमेशा दुविधा में रहेंगे कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रीलिम्स पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और यदि आपके 30 से 40 दिन चले जा रहे हैं केवल इस दुविधा में, जबकि आपको टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है मेंस के लिए, तो मान के चलिए कि आप मेंस में यदि क्वालिफाई भी कर जाते हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप पीछे ही रहेंगे दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, टारगेट ये करके चलना कि यदि मैं पढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, तो मेरे जो मार्क्स आने चाहिए, यदि 95 to 100 का कट ऑफ हो रहा है, तो मेरे मार्क्स 120 to 130 के बीच में होने चाहिए, ताकि मैं आराम से मेंस के लिए पढ़ाई कर सकूं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट। और तीसरा है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, वो मुझे जीएस मेंस के पेपर में भी हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए मैंने कुछ और पढ़ लिया है, वो जीएस मेंस में मेरी मदद ही नहीं करेगा, तो फिर ऐसे में मतलब क्या उतना सब पढ़ने का। तो जो भी मैं पढ़ रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, उसे मैं मेंस में कैसे यूज़ कर सकूँ या यूज़ कर सकूँ, मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ, वो एज एन एस्पिरेंट मेरी तीसरी एक्सपेक्टेशन होती है, या हमारी तीसरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फिर इसकी तैयारी करनी कैसे प्रीलिम्स की। देखिए प्रीलिम्स, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, करंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको बहका रहा है। आप प्लीज़ उस झांसे में मत आइएगा। आपको आपका बेसिक्स जो है उसे 70 to 80% वेटेज देना है, और 20 से 30% आप करंट अफेयर्स को रखिए। ये आपका मोटा मोटा एक प्रतिशत होना चाहिए करंट अफेयर्स और बेसिक्स के अनुपात में। तो देखिए बेसिक्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इतना वेटेज देना चाहिए। आप टोटल पूरे साल भर केवल करंट अफेयर्स के पीछे भागते रह गए, और जो यूपीएससी का पेपर है वो बेसिक्स पर आ गया, तो आपकी नैया वैसे डूब गई। इसलिए बेसिक्स पे ज़्यादा कमांड बनानी, क्योंकि कई बार क्या होता है यूपीएससी थोड़ा बहुत करंट का वेटेज बढ़ा देता है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो वेटेज का जो बेसिक्स का वेटेज है उसे बहुत कम कर देगा। यदि आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो मान के चलिए भले ही आपने करंट अफेयर्स हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है तो भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपने बेसिक्स छोड़ दिया, बेसिक्स आपका कमज़ोर है, तो करंट अफेयर्स पर ही आप साल भर केवल कमांड बनाते चलेगा कि नहीं करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, तो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीलिमिनरी स्टेज आपकी क्वालिफाई नहीं होगी। आपको ये बहुत और बहुत स्ट्रांग बनाना है, जिसे बोलते हैं ना पारदर्शी, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये आपका ये वाला स्टेज बेसिक्स का। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स आपको बहुत ज़्यादा उस पर कमांड बनानी है, और उसी पर ही आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ना कि करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स पर होना चाहिए 20 से 30% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बेसिक्स को भुला कर आप केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ते चले गए। बेसिक्स समझते हैं, बेसिक्स में क्या करना है। देखिए बेसिक्स के अंतर्गत 2 हिस्सों में चीज़ें डिवाइड होती है, मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं?
GS1 में आपका हिस्ट्री में पूरी चीज़ है, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मेडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। सेकंड है जियोग्राफी, थर्ड है पॉलिटी, ये GS2 के अंतर्गत आता है, फोर्थ है इकोनॉमी जो GS3, और फिफ्थ है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो जनरली यूपीएससी क्या करता है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को क्लब कर लेता है और उन दोनों को मिलाकर ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग तैयारी कर लीजिए, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट हैं बेसिक्स के, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में बेसिक्स के, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें यूपीएससी इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछते हैं, जैसे G7 पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या ब्रिक्स के बारे में पूछ लेगा, या G20, तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट से ही जुड़ता है, या फिर कभी कभी वो फिज़िक्स, अब आजकल तो फिज़िक्स ज़्यादा पूछता नहीं, वो स्पेस साइंस पूछता है। कभी कभी केमिस्ट्री, यदि आप पिछले पेपर उठा के देखें तो केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी बायो से क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिसीज़ जो हैं, बीमारियाँ, रोग, उनसे संबंधित यूपीएससी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो ये बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, मेजर एंड माइनर। बेसिक्स के लिए हमने जो किताबें डिस्कस की हैं, यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं सुने तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें ओरिएंटेशन फॉर प्रीलिम्स 2022 करके एक मैंने वीडियो बनाया है, साथ में अप्रोच टू GS1, GS2, GS3, तो उसमें जो बेसिक्स किताबें बताई हैं आप उसे रेफ़र कीजिए, उससे आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो अब देखते हैं करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत यूपीएससी क्या बोल रहा है कि आपके पास जो लीस्ट एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की, वो है कि लास्ट 1 ईयर का तो आप करंट अफेयर्स कम से कम पढ़ कर आइए। ऐसा नहीं कि आप बस 3 या 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ के आ गए, जब यूपीएससी प्रीलिम्स ले रहा है और 3-4 महीने करंट अफेयर्स में सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, नहीं, वैसा नहीं होगा। यूपीएससी की लीस्ट एक्सपेक्टेशन है आप करंट अफेयर्स एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर का पढ़िए, उस पर अभी कमांड होने चाहिए। लेकिन ये केवल लीस्ट एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की। यूपीएससी पिछले कुछ पेपर्स में अब ये करने लग गया है कि वो 4 या 5 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लेता है आपसे। तो ऐसे में ये नहीं होना चाहिए अब आपके लिए परेशानी कि यार 4-5 साल से पूछ रहा, मैं 4-5 साल का करंट अफेयर उठा के पढ़ने लग जाता हूँ, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, आपसे नहीं बनेंगे। यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपसे नहीं बनेंगे, तो मान के चलिए कि जो 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं जो उस साल प्रीलिम्स लिख रहे हैं, उनसे भी वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो उसके पीछे इतना सर नहीं खपाना है, लास्ट 1 ईयर पर आपकी कमांड होनी चाहिए। और इसको किस तरीके से कमांड इस पर बनानी है उसे समझते हैं। देखिए डेली करंट अफेयर्स कुछ इंस्टीट्यूशंस निकालते हैं, यहाँ पर मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के रूप में 3 इंस्टीट्यूशन के नाम ले रहा हूँ, विजन, इनसाइट्स और फोरम। आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लीजिए या जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको यही 3 इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएंगे। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे डेली करंट अफेयर्स, ये दोनों ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, इनसाइट्स और फोरम। विजन आपको मंथली मैगजीन देता है, विजन में आपको डेली करंट अफेयर नहीं मिलेगा। डेली करंट अफेयर फॉलो करना है, इनसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं या फोरम को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा इनसाइट्स फॉलो कर लीजिए यदि आप हिंदी माध्यम के हैं, क्योंकि हिंदी में भी इनसाइट्स ने अब डेली करंट अफेयर निकालना शुरू कर दिया है। डेली फॉलो नहीं कर पा रहे तो मंथली मैगजीन ले लीजिए। मंथली करंट अफेयर का जो डेली करंट अफेयर का कंपाइलेशन आता है, मंथली कंपाइलेशन आता है, इनसाइट्स का ही आता है, उसे ले सकते हैं। उसका जो मंथली करंट अफेयर का जो कंपाइलेशन है वो प्रीलिम्स के संबंधित ही है, तो आप उससे प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। फोरम और जो विजन का मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन होता है, उसमें मैक्सिमम वो जो चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव में होती है। तो इसलिए यदि आप मेंस के पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछेंगे तो ये दोनों ठीक है, विजन और फोरम। लेकिन अगर केवल प्रीलिम्स के संबंधित चीज़ें जाननी है, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वाइड एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर इनसाइट्स का ज़्यादा बेटर मुझे दिखता है। आप कंपेयर कर लीजिएगा, कोई भी एक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप तीनों पढ़ने लग गए, वो गलत स्ट्रैटेजी है। एक पढ़िए और एक पर कमांड बनाइए, ठीक है। देन करंट क्विज और स्टैटिक क्विज। देखिए इनसाइट्स अपने साइट के अंतर्गत डेली करंट क्विज और स्टैटिक क्विज 5-5 क्वेश्चंस, 5-5 MCQs डालता है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मुझे फोरम का नहीं पता, हो सकता है फोरम भी शायद कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाता हो, लेकिन इनसाइट्स में ये चीज़ है। तो स्टैटिक क्विज उनका है, करंट अफेयर क्विज उनका है, 5-5 क्वेश्चंस वो लोग डेली डालते हैं, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक से आपकी ये चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएगी, स्टैटिक MCQs फॉलो करेंगे। और जो करंट क्विज है उससे जो आपका करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उसका भी आपकी तैयारी होना शुरू हो जाएगी। तो प्रीलिम्स के लिए आप ये अप्रोच रखिए कि कैसे आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। तो अब ये नज़र करते हैं, इस पर नज़र डालते हैं कि फिर प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ होती है, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी पड़ेगी, और टेस्ट सीरीज़ आप इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट
ये तीनों इंस्टीट्यूशंस काफ़ी रिनाउंड हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी आपको यही रिकमेंड करेंगे, और जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपको यही बोलेंगे कि विजन, इनसाइट्स या फोरम, कुछ लोग केवल बोलते हैं विजन या इनसाइट्स। तो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ इनकी बहुत फेमस है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इन्हें एनरोल कर सकते हैं। यदि आप जैसे संभवम स्कॉलरशिप के अंतर्गत आप ऑलरेडी एक कोचिंग में एनरोल्ड हैं, तो वो तो कोचिंग आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आप एटलीस्ट इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और उसे फॉलो कीजिए। केवल एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, इनमें से किसी एक को। ऐसा नहीं आप तीनों के तीनों लगाने बैठ गए, वो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उससे आपका समय काफ़ी बर्बाद होगा और आपको जो रिवीजन करना है उसमें बहुत कम टाइम मिलेगा। एक इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज़ इसलिए लीजिए और उस पर बार बार उसे रिवाइज़ कीजिए ताकि कमांड आपकी अच्छे से बन सके। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ के संबंध में। आपको ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज़ मिल गई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो इन तीनों में से इंस्टीट्यूशंस में से नहीं है तो प्लीज़ इनमें से एक इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए और उसे रिवाइज़ कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। विजन आपको हिंदी में भी देता है, इनसाइट्स ने भी हिंदी में शुरू कर दिया है, फोरम का मुझे नहीं पता, यदि फोरम हिंदी में है तो फिर तो वेल एंड गुड चीज़ है। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज़ आप देखिए। देन पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर किसके पेपर्स? यूपीएससी के पेपर्स। यूपीएससी के कौन से पेपर्स? सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पेपर्स देखने हैं। सेकेंड, उनके सीडीएस के पेपर देखने हैं। थर्ड, सीएपीएफ। ये कुछ पर्टिकुलर पेपर्स हैं जो यूपीएससी लेता है, कभी कभी एनडीए भी ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यूपीएससी ये सारे पेपर्स लेता है। सीएसई लास्ट 25 ईयर्स देखिएगा, बुकलेट मिलती है मार्केट में, सॉल्व पेपर्स मिलते हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए। 25 ईयर्स के जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं। सीडीएस लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स ठीक रहेगा। सीएपीएफ भी लास्ट 1 ईयर 2 ईयर। एनडीए भी, अगर आपको एनडीए नहीं देखना तो मत देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीडीएस सीएपीएफ को फिर भी लास्ट 2-3 ईयर्स ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि देखते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है यूपीएससी उनमें से भी क्वेश्चन उठा के आपको सीएससी में पूछ लेता है। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे ट्रेंड पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। सीएससी तो देखना ही है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको लास्ट 25 ईयर्स का फॉलो करना ही है, मार्केट में मिलता है सॉल्व बुकलेट, उसे प्लीज़ ले लीजिए, देखना शुरू कीजिए कि यूपीएससी ने आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चन जीएस में पूछे हैं। तो ये हुआ पास्ट ईयर पेपर की स्ट्रैटेजी आपकी। टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? देखिए, एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये एक मैंने डेडलाइन या टाइम लिमिट आप सोच लीजिए दर्शाई है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है एज अ फ्रेशर, क्योंकि देखिए जो आपका कंपटीशन है वो फ्रेशर्स के साथ तो है ही, साथ ही साथ जो ऑलरेडी वेटरन्स हैं या जिनको रैंक मिल भी गए हैं लेकिन उन्हें आईएएस नहीं मिला, वो भी प्रीलिम्स में बैठेंगे फिर से वापस। तो उनके साथ आपका कंपटीशन, उनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि ये सबसे टफेस्ट स्टेज अब हो गया यूपीएससी में, प्रिलिमिनरी स्टेज। तो ज़रूरी है कि आपकी तैयारी वर्तमान समय से ही शुरू हो, हाल से ही आपको शुरू करने की ज़रूरत है टिल नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि यदि आप अगस्त से शुरू कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आप डेली 50 एमसीक्यूज ये आपका टारगेट होना चाहिए। 25 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए और 50 आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। आपको देखना ही देखना एमसीक्यूज डेली, चाहे आप पास्ट ईयर पेपर से देखिए, चाहे आप स्टैटिक क्विज फॉलो कीजिए, करंट क्विज फॉलो कीजिए, वहाँ से 5-5 क्वेश्चन उठाइए, पास्ट ईयर पेपर से उठाइए, टेस्ट सीरीज से देखिए 50 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन, लेकिन ये डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको इतने एमसीक्यूज देखने ही देखने। आप सोच रहे होंगे मैं फ्रेशर हूँ या मैं किस तरीके से ऐसी चीज़ों को समझूंगा, मैं मान रहा हूँ नहीं समझ में आएगी चीज़ें, लेकिन फिर भी फॉलो कीजिए। देखिए, यदि आपने टीवीएफ का नाम सुना है और इसमें आपने कोटा फैक्ट्री देखी है, तो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया हैं, आपको पता ही होगा जीतू भैया हैं। और जीतू भैया एक चीज़ बोलते हैं कि कोई भी यदि आपको चीज़ अमल में लेकर आनी तो उसे 21 डेज़ तक फॉलो कीजिए, बस आँख बंद कर 21 डेज़ तक आपको फॉलो करना है। और यदि आपने 21 डेज़ तक इस चीज़ को फॉलो कर दिया तो ये आपका एक रूटीन बन जाएगा। तो डेली आपको इतना करना ही करना है, 50 एमसीक्यूज़ देखने ही देखने नवंबर तक। जनवरी आएगा, दिसंबर जनवरी आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने डेली एमसीक्यूज़ के। फरवरी में फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा 200 एमसीक्यूज़। और मार्च के पश्चात आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 400 to 500 एमसीक्यूज़ ये आपको देखने ही देखने हैं, सॉल्व करने हैं, देखने हैं या रिवीजन करना है वापस इन टेस्ट सीरीज़ का, उससे भी, क्योंकि एक एक टेस्ट में एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो यदि आप उनका भी रिवीजन कर रहे हैं तो दिन में अगर 4-5 टेस्ट का भी रिवीजन कर दिया आपने तो आपके 500 एमसीक्यूज़ हो गए। तो यहाँ पर टारगेट होना चाहिए फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स टिल जून एंड नहीं, टिल मे एंड, क्योंकि जून में तो पेपर ही है। टिल मे एंड नेक्स्ट ईयर आप डेली 400 to 500 एमसीक्यूज़ आपको देखने ही देखने हैं।
तो अगर आप ऐसे MCQs की टाइमलाइन फॉलो करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आप फरवरी या जनवरी में आके घबराना शुरू नहीं करेंगे कि यार मेरी तैयारी नहीं हुई है प्रीलिम्स की, मैं कैसे करूं। अभी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, बेबी स्टेप्स जिनको बोलते लेंगे, तब जाके आप जो चैलेंज आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जून के अंतर्गत, उसे फेस करने में आप एक कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट के रूप में सामने रहेंगे, एक सीरियस एस्पिरेंट के रूप में सामने रहेंगे। तो ये एक टाइमलाइन है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो सबसे अंत में, CSAT। देखिए क्या होता है ना, तैयारी के दौरान आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जब आप प्रिपरेशन करते हैं प्रीलिम स्टेज की, तो आप CSAT को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। आपको लगता है केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, और यदि केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है तो तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 70 या 67 मार्क्स तो केवल लेकर आने 200 में से आराम से ले आऊँगा या ले आऊँगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं मैंने तो IIT से पढ़ा हुआ है या मैं तो IIM से क्वालिफाइड हूँ, तो फिर मैं CSAT की तैयारी करूँ ही क्यों। ये बहुत गलत धारणा है, इस धारणा में नहीं आना है। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स CSAT की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, कई ऐसे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है जो GS में 120 प्लस ले आते हैं, लेकिन CSAT उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है, CSAT में रुक जाते हैं। यहाँ तक कि मैं एक ऐसे भी एग्जाम्पल को दर्शाता हूँ। एक IRS ऑफिसर था, इसने मेरे साथ ही तैयारी की थी, IRS बन गया था, और जब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स दिया, 2017 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब 2017 में, जब 2016 में इसका सिलेक्शन हो गया था, 2017 में जब इसने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, और प्रीलिम्स यहाँ पर पूरी तरीके से इसका रुक गया। कैसे रुका? क्योंकि CSAT में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, ये कारण था, जबकि ये IIT दिल्ली से हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि CSAT की कितनी बड़ी अहमियत हो जाती है। CSAT को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दिन रात CSAT पढ़ रहे हैं, आप आधा घंटा रोज़ मार्च के पश्चात दे सकते हैं। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप महीने में 1 या 2 घंटा CSAT को प्लीज़ दीजिए, क्योंकि CSAT सही में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। भले ही क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, एस्पिरेंट्स इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन से पहले जो प्री स्टेज है, प्री एग्ज़ाम जो होने वाली है जून में, उससे पहले एटलीस्ट आप 4 से 5 पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा CSAT के, ताकि एक बेहतरीन कमांड आपकी हो CSAT पर। आप कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट के रूप में हो जब आप पेपर 2 लिखने जा रहे होंगे प्रीलिम्स का। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं, मैं वो जो बीच में 3 घंटे मिलेंगे पेपर 1 के बाद, उसमें मैं पढ़ूंगा CSAT, या उसमें मैं पढ़ूंगी CSAT। वो गलती नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। सीरियस एस्पिरेंट के रूप में अगर तैयारी करनी है और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो इसे भी बेहतरीन अहमियत देनी पड़ेगी आपको, और ठीक ठाक अहमियत देने के पश्चात ही ये पेपर क्वालिफाई होता है। तो सीरियसली इसे पढ़िएगा, यही मेरा सजेशन है CSAT के प्रति आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि CSAT पूरी तरीके से भुला देते हैं। तो अब मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें, या ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।